नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किश्त जारी कर दी है और राजस्थान के सीकर से देश भर के 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किश्त ट्रांसफर की गई है। वहीं इस पर सीएम धामी ने भी पीएम की सराहना की और उन्होंने कहा कि पीएम ने देश के किसानों को आगे बढ़ाने का काम किया है। साथ ही उन्होंने पीएम का धन्यवाद भी किया। आज भारत के इतिहास में माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने व्यवहारिक रूप से किसानों को आगे लाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए जहां अनेक योजनाएं दी हैं, जहां किसान हेल्थ सॉइल कार्ड से लेकर किसान सम्मान निधि और किसानों की आय दुगना करना, तमाम प्रकार की जो हमारी प्राकृतिक खेतियां हैं उन सभी को एक नई पहचान देने का काम उनके माध्यम से हुआ है। 14वीं किस्त उन्होंने किसानों के खाते में आज डाली है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड देवभूमि की तरफ से कि यहाँ के किसानों को भी निश्चित रूप से उनकी किसान सम्मान निधि मिलने के बाद कहीं न कहीं उनको एक सम्मानजनक और एक सम्मान स्वरूप जो निधि मिली है वो अपने आप में अभूतपूर्व है और उससे किसानों का कहीं न कहीं प्रोत्साहन होगा, वो और ताकत से और मनोबल के साथ अपने कृषि कार्य को आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर सीएम ने तहसील दिवस की शिकायतों के डिजिटाइजेशन पोर्टल का शुभारंभ भी किया और ये पोर्टल सीएम हेल्पलाइन 1905 से कनेक्ट होगा। इससे तहसील दिवस और जिलाधिकारी के समक्ष प्रत्येक माह प्राप्त शिकायतों के साथ ही समाधान की भी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। नेपाल का प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर है और इसी कड़ी में प्रतिनिधिमंडल देहरादून भी पहुंचा और यहां उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान नेपाल के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सीएम धामी के साथ विभिन्न समसामयिक विषयों पर विचार विमर्श किया और सीएम धामी ने कहा कि नेपाल और भारत मित्र राष्ट्र हैं। दोनों देशों के बीच पीढ़ियों से संबंध रहे हैं और नेपाल और भारत में काफी समानताएं हैं क्योंकि हमारा रहन सहन, धार्मिक परंपरा समेत अन्य पद्धतियां भी एक समान है। नेपाल और भारत एक दूसरे के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी संबंध हमारे नेपाल के साथ हैं और खासकर से हमारा जो उत्तराखंड का सीमांत क्षेत्र है, इस सीमांत क्षेत्र का बहुत लंबा जो क्षेत्र है, मैं कहूँ कि धारचूला से लेकर पिथौरागढ़, जूलाघाट, जौलजीबी, चंपावत, लोहाघाट, टनकपुर, बनबसा, खटीमा तक जो पूरा सीमांत क्षेत्र पड़ता है, इस पूरा रोटी बेटी के संबंध उनके साथ नेपाल के साथ हैं। बहुत सारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, बहुत सारी वहाँ की सामाजिक परिस्थितियां हैं, हमसे बहुत मेल खाती हैं। इसलिए परस्पर हमारे संबंध और प्रगाढ़ हो, उस संबंध में हमने उत्तराखंड के अंदर जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को उनको दिखाया भी है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी हुआ है और उन लोगों ने नेपाल में हम लोगों को आमंत्रित किया। निकट भविष्य में हम नेपाल भी जाएंगे और कृषि के क्षेत्र में या इंक्यूबेटर्स के क्षेत्र में जो हमारे आजीविका का क्षेत्र है, स्वयं सहायता समूह का क्षेत्र है, मानस खंड मंदिर माला मिशन है, ये सारे काम हमारे बिल्कुल नेपाल के साथ चल रहे हैं, नेपाल के बराबर में चल रहे हैं। तो नेपाल के लोगों ने उसमें अपनी बहुत ज़्यादा जागरूकता और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया है। तो नेपाल का राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड पहुंचा हुआ है और यहां पहुंचकर उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की है। बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय में तकरीबन 2 घंटे तक चली और बैठक में दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों के साथ भाजपा संगठन के बारे में चर्चा की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भाजपा जानो इस भाव के साथ उत्तराखंड में आज यहाँ पहुंचे। उनमें पंपा भूसाल जी है, आप सीपीएन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की पूर्व में आप विधायक भी रही हैं, सांसद भी रही हैं, अब उनकी पदाधिकारी हैं। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आमंत्रण में भारत आया। इस विजिट का
मुख्य अर्थ था दो पार्टी के बीच के संबंध सुदृढ़ करना, दो देश के जनता के जो हमारा ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक सभी चीज से हम जुड़े और एक अच्छे छिमेकी राष्ट्र है। उधर उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और इस दौरान प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ ही संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव के साथ ही कई मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई। हरिद्वार के मेला कंट्रोल टावर में जिला योजना की बैठक का आयोजन हुआ और बैठक हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान विधायकों ने जमकर हंगामा काटा और बैठक में इस वित्तीय वर्ष में 62 करोड़ 48 लाख का बजट पारित किया गया है। वहीं मंत्री सतपाल महाराज ने नालों की सफाई को लेकर नए डिपार्टमेंट का प्रस्ताव लाने की भी बात कही है। की बैठक में इस वित्तीय वर्ष 2023-24 का परिव्यय 62 करोड़ 34 लाख 48 हज़ार जो हमने यहाँ पर अभी समय स्वीकृत किया है। पिछले साल जो है, पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो परिव्यय था वो 49 करोड़ 42 लाख था। तो इस समय हमने जो है 26.15% जो है बढ़ाया है और इसमें जो है 50% जो है पुराने कामों में खर्च होगा और 50% नए कामों में खर्च होगा। भारी बारिश के कारण हरिद्वार में मनसा देवी पहाड़ी पर खतरा लगातार मंडराने लगा है और इसके चलते शासन की ओर से गठित भू वैज्ञानिकों की 3 सदस्यीय टीम हरिद्वार पहुंची। इसके बाद जिले के आलाधिकारियों के साथ वैज्ञानिकों ने मनसा देवी पहाड़ी का निरीक्षण भी किया। वहीं शुरुआती जांच में यहां के ब्रह्मपुरी मनसा देवी पैदल मार्ग और हिल बाईपास का बारीकी से उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद यूएलएमएमसी के निदेशक शांतनु सरकार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं, देखिए, मनसा देवी जो हमारा पैदल मार्ग है और जो भूरे की खोल है और प्लस जो साथ में जो कनेक्टेड पहाड़ी है हमारी, तो उस पर जिस तरह से पीछे 1 वीक और 10 दिन से जो स्लाइड हुआ है, तो उसमें डीएम सर के द्वारा जीआईएस एक्सपर्ट प्लस सीबीआई की टीम से एक सर्वे करने के लिए अनुरोध किया गया था और प्रशासन के आदेश क्रम में आज टीम आई है। तो उसमें डायरेक्टर सीबीआई है और जीआईएस के एक्सपर्ट है। तो उनके द्वारा जहाँ जहाँ स्लाइड हो रहा है और जहाँ से आबादी को खतरा है वो सभी चीज़ों को आज दिखा दिया है और बाकी डिटेल रिपोर्ट्स प्लस डिटेल चीज़ें उनके स्तर से जो भी शेयर की जाएगी उसको प्रायोरिटी में शासन के नॉलेज में और डीएम साहब के नॉलेज में ला के उसको स्टडी किया जाएगा प्लस उसका जो भी वर्क करना है उसको स्टार्ट किया जाएगा। हाँ, जो अभी रिकॉग्निशन सर्वे करके जो मुझे पता चला कि यहाँ पे 4-5 पॉइंट वल्नरेबल है और जहाँ पे स्लाइडिंग हो रहा है, तो इन स्लाइडिंग का काफ़ी सारा मेजर्स लिया जाएगा, मिटिगेशन मेजर्स लेके इसको रोकने की कोशिश किया जाएगा। तो ऐसा कोई काफ़ी बड़ा वो नहीं है, लेकिन हाँ एक स्लाइडिंग एरिया है जहाँ पे नीचे आबादी भी है, तो उसको प्रायोरिटी वाइज हमको देखना पड़ेगा। भारी बरसात के बाद मां मनसा देवी की पहाड़ी पूरी तरह से खतरे की जद में आ गई है। हालांकि आज देहरादून से आई भू विज्ञानियों की टीम ने भी इन पहाड़ियों का निरीक्षण किया है। वहीं अगर हम बात करें तो रुड़की वैज्ञानिकों के द्वारा भी मां मनसा देवी की पहाड़ियों का अध्ययन किया गया था। उनकी रिपोर्ट में इन पहाड़ियों को कमजोर बताया गया था। हालांकि अगर समय रहते सरकार ने इन पहाड़ियों का ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब एक बड़ी आबादी के लिए ये पहाड़ी खतरा बन जाए। कैमरा पर्सन के साथ में विकास करे, जनता टीवी, हरिद्वार। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया है, जिसके बाद अब सशक्त उत्तराखंड एट 2025 के लक्ष्य को साधने के लिए प्रदेश में नीति आयोग की तर्ज पर सेतु आयोग का गठन किया जाएगा, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सेतु आयोग पर सरकार से सवाल किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल नामकरण करना जानती है। राज्य का राज्य योजना आयोग काम करता था और भारत में जिस प्रकार से योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग बन गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर उसी की तर्ज पर हमने सेतु का भी गठन किया है और निश्चित रूप से सेतु भी हमारा राज्य के प्रत्येक नियोजन पर, राज्य पर होने वाला जो हमारा निवेश है, राज्य पर होने वाला अवस्थापनाएं हैं, उन सभी पर काम करेगा और एक मैं समझता हूँ कि सेतु के बनने से हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। उदाहरण देता हूँ, नीति आयोग बनाया गया, योजना आयोग का नाम बदल के, विभाग वही है, योजना आयोग को नीति आयोग क्योंकि स्टैंप लगाने की हमारा है। पलायन आयोग का नाम बदल दिया गया, लेकिन आज भी 6000 गांव बिना सड़कों के हैं और रोज़ 200 के आसपास व्यक्ति गांव छोड़ के जा रहा है हर 24 घंटे में, ये रिपोर्ट में कहा गया।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का वीडियो वायरल होने के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये वीडियो भी उसी कार्यक्रम का है जिसमें करण महारा के बयान पर बवाल हुआ। मनीष खंडूरी का बयान अंकिता हत्याकांड प्रकरण को लेकर कांग्रेस की स्वाभिमान यात्रा के दौरान का है। वहीं इस पर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान लगातार जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने वायरल हो रहे बयान को लेकर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि वीडियो को एडिट किया गया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। प्रदेश में कांग्रेस की छवि लगातार धूमिल हो रही है। पेट को भी तोड़ के दिखाया जा रहा है। मनीष खंडूरी जी का ये कतई कथन नहीं था। उन्होंने कहा कि इसमें एक पार्ट काटा गया है। उनके शब्द थे कि जब मैंने देखा कि अंकिता के पिता के ऊपर भद्दी टिप्पणियां अपराधी कर रहे थे कोर्ट में, मेरा खून खौल उठा। आपका क्यों नहीं? देखिए, कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस की मानसिकता है। अगर मोदी जाति को गाली देनी हो, किसी क्षेत्र विशेष को गाली देनी हो, तो उसके दुष्परिणाम कांग्रेस भुगतती है, इसमें भुगतेगी। कम से कम एक दल के प्रदेश के अध्यक्ष को, उस दल के कुछ वरिष्ठ नेताओं को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए जिससे क्षेत्र के अस्तित्व पर किसी प्रकार का प्रश्न खड़ा हो और इस प्रकार की गाली देकर अंततः पूरे उत्तराखंड के समाज को नाराजगी को भाजन होंगे, इतना मुझे लगता है। उधर हल्द्वानी नगर निगम की बैणी सेना को यूजर चार्ज कलेक्शन और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए देश में दूसरा स्थान मिला है और बैणी सेना ने हल्द्वानी शहर का स्वच्छता स्तर बढ़ाने, स्वच्छता में जन भागीदारी बढ़ाने और कई मुद्दों को लेकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आपको बताना चाहेंगे कि सरकार की वेबसाइट पर शहरी निवासियों के वोट के आधार पर बैणी सेना का चयन किया गया। वहीं इस मौके पर नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। नगर निगम स्वच्छता के काम करता है, उसकी तृतीय पक्ष की निगरानी की गई, यूजर चार्ज को कलेक्ट किया गया, गली मोहल्लों में जा करके सफाई की स्थिति को देखा गया, जहां पर कमियां थी उसको आइडेंटिफाई किया गया, उसको दूर किया गया। गाड़ियों की जो हमारे कूड़ा पर गाड़ियाँ होती हैं उसकी रीच बढ़ाई गई। सभी क्षेत्रों में हमने काम किया और एक उसका बड़ा प्रभाव हमें बरसात के दिनों में देखने को मिला कि हमारे ड्रेन साफ रहे हैं, जहाँ साफ नहीं थे उनको साफ करा लिया गया। बड़े पैमाने पर ड्रेन के अंदर कूड़ा नहीं पड़ पाया पिछले 9 महीनों के अंदर, जिस कारण से इस बार ड्रेन साफ रहे हैं और जल भराव की स्थिति देखने को अभी तक नहीं मिली है। राजधानी देहरादून में जमीनों की धोखाधड़ी के मामलों को लेकर सीएम धामी को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। इस पर एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री ने खुद रजिस्ट्रार ऑफिस का औचक निरीक्षण किया था और इस मामले में एसआईटी की जांच के बाद सरकार ने अब बड़ा फैसला लेते हुए सब रजिस्ट्रार देहरादून रामदत्त मिश्रा को सस्पेंड कर दिया है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि लंबे समय से शिकायतें आ रही थी कि जमीनों में धोखाधड़ी की जा रही है, यहां तक कि रजिस्ट्रार ऑफिस में कागज भी बदले गए हैं। हमने इस मामले में एक कमेटी बनाई है जो निष्पक्ष जांच करेगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई भी की जाएगी। ये बड़े गिरोह के रूप में और कई जगह पर जो रजिस्ट्री वाले रजिस्टर हैं, उन रजिस्टरों में कई जगह पर शिकायतें आई हैं कि उसके पन्ने बदल दिए गए हैं और जो असली जो उसका मालिक है उसका सारा डिटेल ही उसके अंदर से गायब कर दिया गया है। इसलिए इसमें एसआईटी का गठन किया है, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है और मैंने स्वयं जाकर वहाँ पर देखा है। इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे जिससे कि उत्तराखंड के अंदर जो अपना अच्छे तरीके से रहने वाले लोग हैं, जिनकी अपनी ज़मीनें हैं, अपना पुराना जायदाद है, उस पर किसी प्रकार का कोई संकट ना आए, उन पर मन में किसी प्रकार का संदेह न हो, वो निश्चिंत होकर यहाँ रहें, इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित कर रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से कई शहरों के हालात लगातार खराब हो गए हैं और बरसात में कई जगह जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। वहीं इस पर हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने बरसात में राज्य सरकार की व्यवस्थाओं को फेल बताया है और उन्होंने कहा कि बारिश से पहले ही सरकार को पूर्वानुमान मिल जाता है, बावजूद इसके बारिश के कारण हुए नुकसान की भरपाई नहीं होती और उन्होंने सरकार से सवाल किया कि राज्य में डबल इंजन की सरकार है, बावजूद इसके ऐसा क्यों हुआ। अनुमान तो हर वर्ष ही होता है। अब आप देखिए, अभी 2 साल पहले ही ऐसी एक भयावह आपदा यहाँ आई थी जो नैनीताल जिले को जिसने अपनी गिरफ्त में लिया था। उसके बाद सरकार ने क्या कदम उठाए
डबल इंजन की सरकार और ये सरकार और वही नारा सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमारी सड़कें टूट जाती, कनेक्टिविटी टूट जाते हैं, गांव हमारे जो होते हैं वो आपदाग्रस्त हो जाते हैं, पहाड़ों में आपदा आ जाती है। तो इसके लिए सरकार कोई पूर्व से तैयारी नहीं करती, रिएक्शन में तैयारी होती है कि जहां आपदा आ गई वहां पे लोग भेज देते हैं, एसडीएम डीएम जो। और अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। 3 अगस्त को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक, सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक, कई अहम प्रस्ताव को मिलेगी बैठक में मंजूरी। चमोली हादसे के बाद सरकार का बड़ा एक्शन, राज्य के 63 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की जांच कराने का लिया है फैसला। वहीं सचिव पेयजल अरविंद सिंह ह्याकी ने जारी किए हैं आदेश। उत्तराखंड के 75 पुल नहीं है सुरक्षित, वहीं सेफ्टी ऑडिट में हुआ बड़ा खुलासा, खतरनाक पुलों पर सरकार ने यातायात रोकने के दिए हैं निर्देश। प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी, वहीं टिहरी के घनसाली में भूस्खलन होने से मलबे में दबे 5 मकान, राहत बचाव कार्य जारी। उत्तराखंड में बारिश बनी आफत, वहीं लैंडस्लाइड के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी, 4 अगस्त तक कई जिलों में बारिश की संभावना। हल्द्वानी में भारी बारिश से हालात खराब, वहीं कांग्रेस ने सरकार पर कसा तंज, कहा आपदा प्रबंधन में सरकार पूरी तरह से फेल। रुड़की में बधाल मार्ग को लेकर लोगों में रोष, मेयर की निकाली गई प्रतीकात्मक शव यात्रा, वहीं मेयर और नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ की नारेबाजी। हरिद्वार में कच्ची शराब पर प्रशासन का पीला पंजा चला, वहीं आबकारी विभाग ने की छापेमारी, 40 लीटर कच्ची शराब को किया जब्त। हल्द्वानी की नगर निगम बैणी सेना का बजा डंका, वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण में मिली कामयाबी, देश में हासिल किया दूसरा स्थान। देहरादून में पॉलीथीन मुक्त शहर की पहल, वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम का अभियान, लोगों को प्लास्टिक के प्रति कर रहे हैं जागरूक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।